2050 में। ईरान से अमरीकियों पर हमले का खतरा रुक गया है, अमरीकी कायम मकाम वजीर दिफा का बयान। भारत का अगला वजीर आजम कौन होगा, इंतखाबी अमल और एग्जिट पोल्स का जायजा। और अमरीकी स्कूलों में रोजेदार बच्चों को क्या रियायतें मिलती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफगान अमन एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलजाद और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के 6 दौर हो चुके हैं। बंद दरवाजों के पीछे दर हकीकत क्या पेशरफ्त हासिल हुई है, आज एम्बेसडर खलीलजाद पहली बार वाशिंगटन में अवामी नुमाइंदों को बताएंगे। तफसीलात के लिए हम चलेंगे नुखबत मलिक की जानिब, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। नुखबत, आज हिल पे ही ये ब्रीफिंग होगी, पहला मौका है कि खलीलजाद इस मौजू पे बात करेंगे। बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार किया जा रहा था। जी सारा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तवक्को है कि अब से कुछ घंटों के बाद एम्बेसडर खलीलजाद जो है वो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने पेश होंगे और तालिबान के साथ जो भी उनके मुज़ाकरात हैं उसकी पेशरफ्त के बारे में उनको आगाह करेंगे। अमरीकी कानून साजों का ये शिकवा रहा है कि अब अमरीका की जो तवील तरीन जंग है उसके खात्मे की जो अब तक कोशिशें हो रही हैं उनसे उनको आगाह ही नहीं किया जा रहा। मार्च में ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की समाअत के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ से भी इसी बात पर बरहमी का इजहार किया गया था कि खलीलजाद जो है वो कमेटी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। बाद में उन्हें एक खत लिखकर भी ये कहा गया कि अरकान कांग्रेस का ये हक है कि उन्हें ये ब्रीफिंग मिले, लेकिन माइक पॉम्पेओ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि खलीलजाद उन्हें इन मुज़ाकरात और इसकी पेशरफ्त की तफसीलात से मुकम्मल तौर पर आगाह रखते हैं और ख़ुद माइक पॉम्पेओ जो है वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस को मीडिया के सामने इन तफसीलात को जो है वो बयान किया जाए। आज जो ब्रीफिंग हो रही है वो भी बंद कमरे में होगी। अच्छा, ये भी हमने देखा कि ईरान के मामले पे अवामी नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी गई है और कायम मकाम वजीर दिफा पैट्रिक शनाहन ने कहा कि खतरा टल गया है। क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अमेरिका के कानून साजों को ये शिकवा रहा है कि जो है अमेरिका ने अभी तक ये नहीं बताया कि ईरान से ऐसे क्या खतरात लाहक हैं या ऐसे क्या खतरात दरपेश है जिनकी बिना पे वहाँ पे जंगी साजो सामान जो है वो भेजा गया है और आगे की हिकमत अमली जो है वो क्या होगी। पैट्रिक शनाहन जो अमेरिका के कायम मकाम वजीर दिफा हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो अपनी हिकमत अमली पिछले कुछ दिनों में अपनाई है उसकी वजह से ईरान की जारहियत का खतरा जो है वो टल गया है। हम नहीं चाहते कि कशीदगी बढ़े, ये जंग नहीं बल्कि जंग की रोकथाम के बारे में है। हम जंग नहीं कर रहे हैं, इसका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता में हमारे मुफादात की हिफाजत के काम को जारी रखने से है और उन मिशंस को जारी रखने से है जिन पर हम काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तो ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ हो गया। अवामी नुमाइंदे जो इस ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे थे, क्या मुतमईन हुए इससे? हाँ, इस पे जो डेमोक्रेट अरकान है वो तो बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यही कहा है कि इस ब्रीफिंग के दौरान ईरान से जो नए खतरात हैं उनके बारे में कोई ठोस मालूमात वो नहीं दी गई है। बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि उनको ये मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें ये डर है कि गलती से भी जंग जो है वो छिड़ सकती है, लेकिन रिपब्लिकन क़यादत ये कह रही है कि अमेरिका का रवैया इस वक्त जो ईरान के साथ है उससे जो है वो जारहियत का खतरा रुक गया है। चाहते हुए या ना चाहते हुए मुझे इस मामले की बहुत फिक्र है कि हमसे ऐसी सूरत हाल बन जाए जो हमें जंग की तरफ ले जाए। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जंग हुई तो फिर चलती ही रहेगी। हम इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम ईरानी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं और ताल्लुकात के उसूलों की असर नौ तश्कील कर रहे हैं। लिहाजा हम उन्हें बता रहे हैं कि वो माजी में हम पर हमले कर चुके हैं। इराक जंग के दौरान उनकी मदद से कम 300 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और इस ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट्स ने यह भी कहा है कि सभी जानते हैं कि अमेरिका का ईरान जो है वो 40 साल से हरीफ है, लेकिन इस सिलसिले में अमेरिका की मजीद आगे क्या पॉलिसी है इसे वाजे नहीं किया जा रहा। राइट, और हम ये भी देख रहे हैं कि रॉयटर्स के एक पोल से जाहिर हुआ है कि अमेरिकियों की अक्सरियत ये समझती है कि अगले कुछ सालों में ईरान से जंग हो सकती है। वो ईरान पर हमला करने के हक में तो नहीं है, लेकिन अक्सरियत ने यह कहा है कि ईरान की जानिब से जारहियत का भरपूर जवाब देना चाहिए। नुखबत मलिक हमारे साथ ही कैपिटल हिल से, और हिल पे होने वाले अहम जो वाक़यात हैं, जो ब्रीफिंग्स हैं, उनकी हमें तफसीलात से आगाह करी थी। थैंक यू वेरी मच नुखबत। थैंक यू। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, यह आइंदा 24 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, चाय वाले से वज़ीर आला और फिर भारी मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले एक अवामी तर्ज के सियासतदान। दूसरी जानिब है नेहरू गांधी डायनेस्टी के चश्मचराग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता राहुल गांधी, जिनकी पिछली 3 नस्लें भारत पे हुक्मरानी कर चुकी हैं। पूरा देश कह रहा है, आपकी बात
पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया है। राफेल घोटाला, अनिल अंबानी की मदद की है। जो उन्होंने अन्याय किया, 5 साल अन्याय किया, उतना ही हम 5 साल न्याय करेंगे आपके लिए। भारत की लोकसभा या ऐवान-ए-ज़ीरी की कुल 545 नशिस्तें हैं। इनमें से 543 पे 7 मराहिल में इंतखाबात हुए। 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर सदर बराह रास्त एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अफराद को नामजद करते हैं। हुकूमत बनाने वालों को 50% यानी 272 सीटें हासिल करना होंगी। 90 करोड़ वोटर्स ये फैसला कर रहे हैं कि इस मरतबा ये टारगेट बीजेपी और उसके इत्तेहादी हासिल करते हैं या फिर कांग्रेस और उसके हलीफ। 13 करोड़ भारतीयों ने पहली मरतबा वोट का हक इस बार इस्तेमाल किया। अगर हम 2014 के इंतखाबात के नताइज पर नजर डालें तो उस मरतबा बीजेपी ने 282 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। ये 30 साल में पहला मौका था कि एक ही जमात ने अपने बलबूते पर लोकसभा में अक्सरियत हासिल की। इसी इंतखाब में कांग्रेस ने अपनी तारीख की बदतरीन कारकर्दगी दिखाई और सिर्फ 44 सीटें जीत पाई। तो पिछले 5 सालों में भारत की सियासत में क्या बदला है, अवाम क्या चाहती है, सियासी जमातों ने क्या देने का वादा कर चुकी हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी साथी रितुल जोशी से, जो इंडिया के इलेक्शंस हमारे लिए कवर करती रही हैं। रितुल, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि कैंपेन सीजन कैसा रहा? कैंपेन सीजन बहुत लंबा था सारा, और कई बार बहुत ही ज्यादा तल्ख और कई बार बहुत ही ज्यादा, इसमें कहना चाहिए कि डिसेंसी उसमें खत्म होती नजर आई। भारत के वजीर आजम से लेके लीडर ऑफ अपोजिशन तक आप किसी को भी देख लें, कोई भी नेता ऐसा नहीं था जिनके बयानों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कभी न कभी नोटिस ना लिया हो। कई बड़े लीडर्स को कई कई घंटों के लिए बैन किया गया बोलने से। और वेस्ट बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ, पूरे मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट में तकरीबन 20 घंटे के लिए कैंपेनिंग बंद कर दी गई ठीक इलेक्शन से पहले। तो इस तरह की चीजें, इतना ज्यादा जिसको कहते हैं कि लेवल ऑफ जो डिस्कोर्स था वो धीरे धीरे हमने गिरता हुआ देखा। लेकिन ये जरूर था कि पूरी कैंपेनिंग के दौरान सारी पार्टीज की कोशिश यही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन था, खासतौर पर कांग्रेस के लिए जो अपने वजूद के लिए भी लड़ रही है। तो कोशिश यही थी कि कितने ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ को खींच सके। ये बताइएगा कि कौन से अहम इश्यूज थे जिनको दोनों जमातों ने मौजू बनाया इस मरतबा? अगर आप बीजेपी को देखें सारा, तो पिछले इलेक्शन की मैं बात जरूर करना चाहूंगी, जब वो एक एंटी करप्शन क्रूसेड के साथ आई और उसका कहना था, अच्छे दिन का जो एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात कही गई थी, ये नैरेटिव इस बार थोड़ा कम बीजेपी की तरफ से नजर आया। वो लोग ज्यादा जोर इस बात पर दे रहे थे कि जो काम हमने किया है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर मोदी सरकार की बात कही जा रही थी, और साथ ही साथ टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें थी जो मोदी के, जो कि बीजेपी के एजेंडा पे बहुत ऊंची थी। और साथ ही साथ डेवलपमेंट तो ऑफ कोर्स हर वक्त हर एक पार्टी का एजेंडा रहता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त बहुत ज्यादा हो गया है मुल्क में, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश की, फार्म डिस्ट्रेस की बात की, और साथ ही साथ करप्शन को भी इश्यू बनाने की कोशिश जरूर की थी। कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा उठाया और बहुत सारा बिजनेस पॉलिटिकल नेक्सस की बात करने की कोशिश की, लेकिन ये मुद्दे बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग पर चढ़ पाए हों, ये दिखा नहीं सारा। अच्छा, अब एग्जिट पोल्स तो ये बता रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार का जो नारा है वो फिर से सच होने वाला है। तो पार्टीज का रिएक्शन क्या सामने आया है जो एग्जिट पोल्स के नताइज सामने आए हैं उनके बारे में? देखिए, बड़े एक्सपेक्टेडली बीजेपी तो बहुत खुले दिल से इस्तकबाल कर रही है एग्जिट पोल्स को, लेकिन बाकी तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रही है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ही फैबुलस भारत में रहा नहीं है। एक छोटा सा ये मेरा पैकेज है, ये स्टोरी है, इसे अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि क्या रिएक्शन है और क्यों एग्जिट पोल्स पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ी कामयाबी का ट्रेलर मान रही है। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि 300 से ऊपर सीटें तो बीजेपी अकेली ही जीत लेगी। ऐसा हुआ तो ये उसकी 2014 की परफॉर्मेंस से भी बेहतर होगा, जब उसे 282 सीटें मिली थीं। यही वजह है कि बीजेपी एग्जिट पोल्स पर बहुत तवज्जो दे रही है। नरेंद्र मोदी जी का समर्थन का कंसोलिडेशन गांवों में गरीबों के बीच, उन लोगों के बीच हुआ है जो साधारणतः दूसरी पार्टी के समर्थन आधार होते थे। इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी के वेव में पार्टी को स्वयं को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। इस बार के एग्जिट पोल कांग्रेस की लीडरशिप वाले यूपीए अलायंस को 82 से 164 सीटें दे रहे हैं। ज्यादातर पोल्स कांग्रेस की अपनी सीटों को 100 से नीचे रख रहे हैं, मगर पार्टी एग्जिट पोल्स पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही। लोग अपनी राजनीतिक जो चॉइस थी वो बता नहीं रहे थे। लोग बिल्कुल, या तो पीयर प्रेशर था या
घबराए हुए थे कि कहीं मोदी जी के खिलाफ बोल दें तो पता नहीं, एक माहौल होता है अलग अलग शहर कस्बे गांव में। तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों ने खुलकर स्पष्ट अपनी चॉइस बताई है एग्जिट पोल्स में। गुज़िश्ता 5 इंतखाबों में एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखें तो 2014 में ये तकरीबन सही साबित हुए, 2004 में बिल्कुल गलत और बाकी 3 इंतखाबात में एग्जिट पोल्स और इंतखाबी नताइज में काफी फर्क रहा। बीसीओ कास्ट है, उनकी दर्जनों सब कास्ट हैं, फिर इंडिविजुअल्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो नौकरियां गई हैं, महंगाई जो है, महिलाओं के जेंडर इश्यूज अलग हैं, तो बहुत सारी चीजों को मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कभी मिलता नहीं है। राइट 90 करोड़ वोटर हैं तो बहुत मुश्किल है बहुत एक्यूरेटली ये अंदाजा लगाना कि सब वोटर्स क्या चाहते हैं। ये बताइए रतुल कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स हमने देखी है इन 5 सालों में, दाएं बाजू की पॉलिटिक्स को फरोग मिला है, एक इंतहा पसंद आइडियोलॉजी बढ़ी है। अब इंडिया की जो एक सेक्युलर शनाख्त है उसके लिए बीजेपी का मुमकिन तौर पर री इलेक्ट होना कैसे देखा जा रहा है? वोटर्स और एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए सारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक राइट विंग सोच, एक रेडिकल हिंदुत्व सोच बढ़ी है गुज़िश्ता 5 सालों में इस मुल्क में, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस सोच के खिलाफ उठने वाली आवाजें भी उतनी ही बढ़ी हैं और धीरे धीरे ये आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस बार इलेक्शंस में ये वाला एक नैरेटिव बहुत चला था। लोगों ने ये बात भी कहने की कोशिश की थी कि क्या हम इसी तरह के भारत को आगे भी देखना चाहते हैं, लेकिन उसी तरह से काउंटर बीजेपी ने इस नैरेटिव को नेशनलिज्म का मुद्दा सामने लाकर किया था। कांग्रेस को अगर आप देखें तो उसने एक बहुत सेक्युलर चीज, एक बहुत सेक्युलर सोच के साथ इन इंतखाबात में कदम रखा, ये भी नहीं कह सकते। एक सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन पैदल करती हुई कांग्रेस भी नजर आई, दुनिया भर के मंदिरों में जाना या फिर गंगा आरती से लेके तमाम चीजें थी। मगर इतना जरूर है सारा, जो चीज मुझे ज्यादा शायद परेशान इस वक्त करती है वो ये है कि क्या एक क्रेडिबल ऑपोजिशन हिंदुस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिए शायद एक ऑपोजिशन की ज्यादा जरूरत है इस वक्त मुल्क, और वो नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि कितने ऑपोजिशन का वजूद बच रहा है। एब्सोल्युटली, और ये सब कुछ अगले तकरीबन 24 घंटों में वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली में वाक़ इंडिया गेट से। रितुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सारा। और भारतीय इंतखाबी नताइज को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि एक वक्त वो था जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीज़ा ना देने की बात होती थी, और फिर वो वक्त भी आया जब वो अमेरिकी सदर के पहले स्टेट गेस्ट के तौर पे वाशिंगटन में मदऊ किए गए। तो मोदी हुकूमत के 5 साल अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के लिए कैसे रहे हैं, इसी बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात लेके आए हैं नदीम याकूब। नदीम, बताइएगा क्या हाई और लो पॉइंट्स थे इन 5 सालों के? सारा सन 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर रियासती वज़ीर आला के तौर पर खामोश रहने की पादाश में अमेरिका ने सन 2005 में नरेंद्र मोदी की अमेरिकी वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ताहम यही नरेंद्र मोदी जब सन 2014 में भारत के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर सदर बराक ओबामा की दावत पर वाशिंगटन के दौरे पर आए तो उनकी मिसाली खातर मदारत की गई, बल्कि यूँ कहा गया कि ऐसा इस्तकबाल था जो रॉक स्टार्स को दिया जाता है। इसके चंद माह बाद ही सन 2015 के आगाज़ में सदर ओबामा ने नई दिल्ली का दौरा किया, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी सिविल न्यूक्लियर मुआहदे से मुतालिक मामलात पर पेशरफ्त हुई, जिसके बाद इस मुआहदे का नफाज मुमकिन हुआ। इस मुआहदे की वजह से भारत जोहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतालिक आलमी मुआहदे NPT में शामिल हुए बगैर दूसरे ममालिक से जदीद जोहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के काबिल हुआ। सन 2016 के मौसम गर्मा में जब वज़ीर आज़म मोदी ने एक बार फिर वाशिंगटन का दौरा किया तो अमेरिका और भारत के दरमियान दफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। उन्हें अमेरिकी कांग्रेस के एक मुश्तरका इजलास से खिताब की दावत दी गई। नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले 5 में भारतीय वज़ीर आज़म हैं। इस दौरे के 2 माह बाद दोनों ममालिक ने आपस में अस्करी ताउन बढ़ाने का एक मुआहदा किया, जिसके तहत दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के बरी और बहरी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने के काबिल हुए। सन 2017 में सर ट्रंप के ओहदा संभालने के चंद माह बाद जून में वज़ीर आज़म मोदी सरकारी दौरे पर वाशिंगटन आए और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात, मुआशी, तजारती और दफाई अमूर पर बातचीत की। राइट, तो ये तो थे कुछ हाइज। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ट्रंप इंतजामिया है इसके दौर में भारत जो है वो अमेरिका का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। अब सवाल यह है कि अगली हुकूमत मोदी जी की होती है या राहुल गांधी की, इसका अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पे कैसा असर पड़ सकता है? इस बारे में एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वाशिंगटन में इस वक्त? सारा यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि देखें, दोनों जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले कुछ अरसे में, इसलिए कि जैसा आप जानते हैं कोल्ड वॉर के ज़माने में भारत जो है वो
सोवियत यूनियन के कैंप में रहा है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। उसके कुछ बुनियादी नुकात हैं जिन पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेस करते हैं। तो चाहे जो भी गवर्नमेंट आए उन ताल्लुकात पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। आपके सवाल का जो जवाब है वो जानने के लिए मैंने यहाँ पर बात की समीर लालवानी से, जो एक तजियाकार हैं जनूबी एशियाई अमूर के। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। Well, I don't think the elections per se are going to have a tremendous effect on the U.S.-India relationship. इंतखाबात का अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन पर अपनी रफ्तार से काम चलता रहेगा, जैसे भारत और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए 2+2 डायलॉग होने वाले हैं। दोनों की अफवाज के दरमियान ट्राई सर्विस मशकें इसी साल में होनी हैं। दोनों में कुछ इख्तलाफात भी हैं जो जारी रहेंगे। ईरान पर इख्तलाफ है। अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरानी तेल की खरीद में कमी करे। दोनों के दरमियान तिजारत के मामलात पर कशीदगी है। भारत के दूसरे ममालिक से असलाह खरीदने पर भी दोनों में कुछ खिंचाव मौजूद है। ऑलराइट, सो भारत का अगला वज़ीर आज़म कौन होता है, इससे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पे तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बट वी कैन बी श्योर कि जब रिजल्ट सामने आते हैं तो वाशिंगटन में एनालिस्ट के पास बहुत कुछ होगा कहने को। नदीम याकूब हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच नदीम। अबॉर्शन या इसकात हमल अमेरिका में मुतनाज़ तरीन मौज़ूआत में से एक है और इस पर बहस एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में है। अमेरिका की कुछ रियासतों में इसकात हमल से मुताल्लिक कड़ी कानून साजी की जा रही है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में आवाज़ें भी उठ रही हैं। अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC समेत कई रियासतों में भी इसकात हमल के हक़ की हिमायत में कल मुजाहिरे हुए। अबॉर्शन के हक़ में आवाज़ उठाने वालों का कहना है कि सख्त कवानीन के जरिए कानून साज सेहत से मुताल्लिक फैसलों का इख्तियार लोगों से छीन रहे हैं। अमेरिकी रियासत अलबामा ने हाल ही में अबॉर्शन पर मुकम्मल पाबंदी के हक़ में कानून मंजूर किया है, जबकि कुछ और रियासतों ने इस मौजू से मुताल्लिक सख्त कवानीन पास किए हैं, लेकिन उन्हें अदालतों में चैलेंज भी किया जा रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है क्योंकि 1973 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया था और उस तारीखी फैसले में इसकात हमल का हक जो था वो खवातीन को दिया गया था, इसका फैसला करने का हक। लेकिन इस मसले पे बहस तब से अब तक खत्म नहीं हुई है। अचानक इसमें इतनी गर्मी क्यों आ गई है, इस बारे में आज देखते हैं ये रिपोर्ट। रियासत जॉर्जिया से लेकर मिजूरी और फिर अलबामा तक इसकाते हमल पर पाबंदी के हामी कामयाबी की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि इन रियासतों में हाल ही में इस हवाले से पाबंदी सख्त करने के बिल मंजूर हुए हैं। रियासत अलबामा में तो सियासतदानों ने इसकाते हमल पर किसी हद तक मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर किया है, जिसमें उन खवातीन के लिए भी रियायत मौजूद नहीं जो रेप या किसी और जिनसी तशद्दुद से हमला हुई। क्या उस बच्चे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि वो वालिदैन की बेआरामी का बायस होगा या अनचाहा होगा? तो आसान जवाब है नहीं। इसकाते हमल पर पाबंदी में सख्ती के खिलाफ दोनों रियासतों में समाजी कारकुन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले हैं। वो इस इक़दाम को खवातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। खवातीन की मर्जी के मुखालफिन और रिपब्लिकन्स बहुत पहले ही अपना मिशन वाज़ेह कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि रो वर्सेस वेड मुकदमे में आने वाला फैसला वापस लिया जाए, इसकाते हमल को जुर्म करार दिया जाए और खवातीन को सजा दी जाए। 1973 के मशहूर मुकदमे में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकाते हमल से मुताल्लिक फैसला करने का आईनी हक खवातीन को दे दिया था, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में सदर ट्रंप ने 2 क़दामत पसंद जजों को तैनात किया है तो इसकाते हमल के मुखालफिन को उम्मीद है कि आला अदालत का 1973 का फैसला वापस हो सकता है। हमने देखा है कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कई तरीकों से महदूद करने की कोशिश की है। इसका मतलब यकीनी तौर पर ये नहीं था कि वो इस फैसले को मुकम्मल तौर पर बदलना चाहते थे, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के चैलेंजेस एक कोशिश है कि इसकाते हमल की आज़ादी का वो फैसला महदूद किया जाए या मुकम्मल वापस लिया जाए। मोरिस फ्लोरिना के मुताबिक अमरीकी रियासतों में इसकाते हमल पर सख्त पाबंदियों की ये ताज़ा मुहिम दरअसल इस मसले पर अरसे से जारी सियासी जंग का नया पहलू है। जिंदगी बचाने या प्रो लाइफ के नाम से मुहिम चलाने वाले दरअसल इस बच्चे के हुकूक को सब चीजों पर फोकस दे रहे हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ, जबकि प्रो चॉइस यानी चुनाव का हक रखने की मुहिम के हामी माँ के हुकूक को अव्वलीन मानते हैं, और अवाम की एक बड़ी तादाद इस मामले पर कोई राय नहीं रखती और कहती है कि ये एक मुतराज़िया मामला है और हमें इस पर किसी किस्म के तवाज़ुन की जरूरत है। माहिरीन के ख्याल में ये मसला अगले बरस के सदारती इंतखाबात में एक अहम इंतखाबी मामला बन सकता है। अगर लोगों को लगा कि इसकाते हमल के हक में आने वाला अदालती फैसला खतरे में है तो गुमान है कि लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में कदामत पसंद रिपब्लिकन्स की जानिब से ये एक बड़ी गलती है कि उन्होंने इस मसले को इतना बड़ा बना दिया।
امریکی معاشرے میں اسقاط حمل ایک انتہائی منقسم کرنے والا سیاسی مسئلہ رہا ہے. ایک عوامی سروے کے مطابق 60% سے زیادہ امریکی اسقاط حمل کے حق میں دیے گئے عدالتی فیصلے کو برقرار رکھنے کے حامی ہیں، جبکہ 30% امریکی اسے واپس لینا چاہتے ہیں. جم ملون کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ. اور اب ایک مختلف موضوع کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں رمضان کا مہینہ نہ صرف اس سال بلکہ اگلے کچھ سالوں میں بھی ایسی تاریخوں میں آئے گا جب بچے یہاں پہ امتحان دے رہے ہوں گے. تو اسکول میں پڑھنے والے مسلمان بچوں کو دشواری نہ ہو، اس کے لیے یہاں پہ مسلمان تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، جانتے ہیں سحر ماجد سے. جی سحر. جی سارا، امریکہ میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں رمضان کے مہینے میں مسلم بچوں کو رعایت دی جاتی ہے، جیسے کہ ان کے لیے کیفیٹیریا جانا لازمی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے ایک پرسکون جگہ میسر کی جاتی ہے. لیکن جب معاملہ ہو امتحانات کا تو اس معاملے میں تمام اسکول بچوں کو رعایت نہیں دے رہے ہیں. اس بارے میں میں نے خدیجہ آتمان سے بات کی جو دارالنور اسلامک سینٹر کی رکن ہے. دارالنور اسلامک سینٹر وائس ایک ادارہ ہے جو تمام مذاہب کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے، اس کی سرپرستی میں یہ کام کرتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ورجینیا میں، امریکی ریاست ورجینیا میں اس وقت بعض اسکولز امتحانات کے معاملے میں رمضان میں بچوں کو رعایت دے رہے ہیں. In 2017, Voice فیئرفیکس کاؤنٹی. سال 2017 میں وائس نے ورجینیا کے فیئرفیکس اور پرنس ولیم کاؤنٹیز کے اسکول سے مسلم اور یہودیوں کے خاص مذہبی دنوں پر بچوں کو چھٹی دینے کی درخواست کی تھی. فیئرفیکس کے اسکولز نے نہ صرف مسلم بچوں کو عید الفطر کی چھٹی دینے کا فیصلہ کیا بلکہ والدین کو خطوط بھیج کر انہیں اطلاع دی کہ اب رمضان کے مہینے میں ان کے بچے صبح سویرے ٹیسٹ دے کر فارغ ہو سکتے ہیں یا ٹیسٹ کسی اور دن بھی دے سکتے ہیں. اور رائٹس، ہم نے دیکھا کہ رعایتیں مل سکتی ہیں. یہ بتائے گا کہ کس بنیاد پہ یہ رعایتیں ملتی ہیں؟ سارا، یہاں امریکہ میں فرسٹ امینڈمنٹ یا پہلی ترمیم کی بنیاد پر تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر یہاں پر، جیسے کہ میں نے خدیجہ سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اسی بنیاد پر یہاں کام کرنے والی اسلامی تنظیمیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے مطالبہ کر رہی ہیں، اسپیشلی رمضان میں رعایت کے معاملے میں. اور اب ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنی آواز منظم طریقے سے آگے تک پہنچا رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ سہر فار دس انفارمیشن. اور جانے سے پہلے آج ہم آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سی انفارمیشن لے کے آئے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی سونگنے کی صلاحیت طویل عمر کا راز ہو سکتی ہے. امریکہ میں ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسے عمر رسیدہ افراد جن کی سونگنے کی صلاحیت کمزور ہو ان لوگوں کے مقابلے میں جلدی وفات پا سکتے ہیں جو زیادہ بہتر طور پہ سونگ سکتے ہیں. امریکہ میں 13 سال پر جاری رہنے والی یہ تحقیق، جس میں 71 سے 82 سال کی عمر تک کے تقریباً 2300 خواتین اور مردوں کو 12 قسم کی خوشبوؤں کو پہچاننے کے لیے کہا گیا. نتائج جب مرتب کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان افراد میں سے سونگنے کی کمزور صلاحیت رکھنے والے 30% لوگ اس تحقیق کے 13ویں سال تک وفات پا چکے تھے. نتائج مزید بتاتے ہیں کہ سونگنے کی کمزور صلاحیت خراب صحت کی پہلی علامت بھی ہو سکتی ہے. تو اسی انفارمیشن کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ہمیشہ کی طرح ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.